नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एईडीओ के लिए साइंस के एमसीक्यू को कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और मैं समझा देता हूं कि एईडीओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल पर साइंस के कम से कम 700 से 800 एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हैं। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के सभी प्रकार के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हैं। यहाँ तक कि जनवरी 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर के एमसीक्यू भी अपलोड हैं, अगस्त 2025 तक के। ओके, तो यानी कि 9th मंथ के करीब में करंट अफेयर और सभी सब्जेक्ट के जीएस के एमसीक्यू अपलोड हैं जो बीपीएससी के लिए मैंने करवाए थे। आप उनको भी जा कर के करिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। बाइलिंगुअल हैं सारे के सारे, हिंदी इंग्लिश सभी में है। प्लेलिस्ट बना हुआ है सेपरेट सभी का, साइंस का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर का। आप उसके एमसीक्यू लगा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही दे दूंगा, वहाँ से आप उसको भी लगाइएगा। आज का ये जो एमसीक्यू होगा ये बायोलॉजी में विटामिन्स और हार्मोन्स और सेल बायोलॉजी जो है इनसे जुड़े हुए सवाल होंगे। आप एक एक सवाल को प्रैक्टिस भी कीजिएगा। आसान से लेकर के मॉडरेट और कठिन स्तर तक के सवाल होंगे। पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, सभी बच्चों को आता होगा यह, कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। एक चीज़ और है, बच्चे पूछ रहे हैं क्या जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा। 90% ज़्यादा चांस यही है कि आपका एग्ज़ामिनेशन जनवरी महीने में ही होगा। अगले माह जो है वो आपका एडमिट कार्ड आएगा दिसंबर में 15-20 तारीख के बाद। तो कृपया ये सोचकर ही तैयारी करें कि जनवरी में आपको एग्ज़ाम देना है और नवंबर बीत गया है, 4 दिन और बचे हुए हैं। पहला सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो रिकेट्स है, स्कार्वी है, रात्रि अंधता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, रतौंधी, बेरी बेरी की रोग है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बहुत आसान सवाल है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट ब्लाइंडनेस जो है जिसको रतौंधी कहा जाता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के लिए जो हरी साग सब्जियां होती हैं उसमें भी खासतौर से गाजर जैसी चीज़ें, वो आपको खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत बार रिपीट किया जाता है, बेहद आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। देखिए, जो विटामिन्स होते हैं हमारे वो दो चीज़ों में घुलनशील होते हैं। एक होते हैं वसा में जिसको फैट्स कहा जाता है, और एक होते हैं जल में। तो बहुत आसान है याद रखना, जल में सी और विटामिन बी के सारे प्रकार B1 B2 जितने भी होते हैं वो सारे जल में घुल सकते हैं। बी और सी जो है ये जल में घुल सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के जो है ये आपका, ये सब के सब विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, ये सब के सब जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं, फैट्स में घुलनशील होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है, शरीर में अधिक मात्रा में जमा नहीं रहता, इसलिए इसे रोजाना आहार में लेना चाहिए। आहार के रूप में कहाँ पर यह मिलता है आपको, तो जो भी खट्टे फल मिलते हैं आपको, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आंवला, नींबू इत्यादि जो है यह इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। बीपीएससी ने एक सवाल पूछा था प्रीलिम एग्जाम में कि ये बताइए कि निम्न में से किस में विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। तो वहाँ पर दुग्ध जो था, मिल्क जो है, यह ऑप्शन में था। तो आप मार सकते हैं कि मिल्क में विटामिन सी मौजूद कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी अगर मौजूद होगा तो मिल्क होगा ही नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है। लोहा, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब के सब खनिज हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होता है काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, सही से देखने के लिए, चलने के लिए। तो पूछ रहा है कि विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स इन एडॉप्शन ऑफ विच मिनरल्स पूछा जा रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विच मिनरल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कैल्शियम। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है। इंटेस्टाइन में, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है, जिससे हड्डियाँ, दांत मजबूत बनते हैं। इनकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं। इनकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। कैल्शियम जरूर ही चाहिए होता है, जो दूध होता है वो इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। बहुत आसान से ये सवाल है, आगे कठिन सवाल भी आएंगे, इसको ज़रा लगाइएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा कि डेली मॉर्निंग में कम से कम एक आपको AEDO के लिए MCQ दिया जाए जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है। निम्न से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। चावल, नींबू, अंडा और मांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। खट्टा फल वगैरह जो होता है विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अंडा जो है यह प्रोटीन का मुख्य रूप से अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नींबू जो है वह विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। जो भी फल आपको पहली बार मुंह में लेने पर थोड़ा सा आपको खट्टा नुमा प्रतीत होता है, जैसे सेब भी अगर आप पहली बार निवाला लेंगे तो थोड़ा सा आपके दांत में झंझनाहट होगी या मुंह में झंझनाहट होगी बहुत तेज़, अगर आप बिल्कुल ही अच्छा सा सेब खा रहे हो। तो नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, स्कॉर्वी जैसी बीमारियों से बचाता है। ये भी याद रखिएगा, स्कॉर्वी जैसी बीमारियों से बचाता है हमें विटामिन सी है। ओके, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कॉर्वी, रिकेट्स, बेरी, पेलाग्र। आपने पढ़ा भी होगा कि चावल को ज़्यादा देर तक, कच्चे चावल को जब आप धोते हैं, वॉश करते हैं बनाने से पहले, तो उसको अगर ज़्यादा देर तक रगड़ के धोएंगे तो उसका एक परत धुल जाता है जो विटामिन B1 का ही होता है। उसके कारण से बेरी की बीमारी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी की बीमारी होती है। विटामिन B1 का नाम क्या होता है, तो इसको थायमिन कहा जाता है। ये याद रखने की चीज़ है। यह आसान से सवाल जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, या फिर कठिन बनाने के लिए इन सभी को एक स्टेटमेंट में दे करके, एक सवाल में 4 स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है, या फिर आपसे मैच करने के लिए कह सकता है। वो किसी भी प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। इसकी कमी से बेरी रोग होता है जिसमें कमजोरी और नसों की समस्या दिखाई देती है। आज तक आपने बेरी रटा ही होगा, आज तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि नर्व्स डिसऑर्डर होते हैं बेरी में, बहुत खतरनाक माना जाता है इसको। नर्व डिसऑर्डर हो जाते हैं हमारे, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि बेरी जैसी बीमारियों में नस की समस्याएं दिखती हैं, नर्व्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, यह पूछा जा रहा है। विटामिन ए है, सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। निकालिएगा ज़रूर, सभी का आंसर निकालिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का विटामिन सी। विटामिन A, D, E एंड K, अभी मैंने आपको बताया A, D, E एंड K, ये जो है यह के सब किस में घुलनशील हैं, तो ये सब के सब फैट में घुलनशील होते हैं, जिसको कहा जाता है वसा कहा जाता है। वहीं पर विटामिन सी एंड बी जो होते हैं यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विटामिन के किसके लिए आवश्यक है। दृष्टि के लिए, विजन के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए, पाचन के लिए, या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसको ज़रूर ही नकाइए। और यह सवाल कई बार पूछा गया है, कम से कम 15 बार यह सवाल पूछा जा चुका होगा। UPPSC में, BPSC में, SSC में, सभी एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन के। आपका रिवीजन हो रहा होगा, आसान सवाल है ये, सब के सब गलत नहीं होने चाहिए कभी। विटामिन के रक्त में क्लॉटिंग फैक्टर के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से हल्की चोट पर भी देर तक खून बह सकता है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके अंदर इस चीज़ की कमी होती है, उनका ब्लड जल्दी रुकता नहीं है। जबकि विटामिन के का काम होता है कहीं पर भी कटा तो अपने आप ही वहाँ पर वह क्या करता है, क्लॉटिंग कर देता है, जिससे ब्लड जो है वो जम जाता है और बाहर बहने से रुक जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला आसान सवाल देखिए क्या है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत आसान है ये सब सवाल भी। अगर आप गलत कर रहे हैं विज्ञान में तो यकीन मानिए आपका बेसिक बिल्कुल ख़राब है। आपको बेसिक्स को पढ़ना चाहिए। ये सब सवाल कभी भी गलत नहीं करते एग्जामिनेशन में। स्टैंडर्ड सवाल पर भी आएंगे हम लोग। ओके, क्या है इसका आंसर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स मुख्यतः बच्चों में पाया जाने वाला रोग है। अब यही सवाल आपसे कठिन बना करके पूछेगा, तो पूछेगा कि रिकेट्स सामान्यतः किन में पाया जाने वाला रोग है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि चाइल्डहुड बोन डिसऑर्डर कहा जाता है रिकेट्स को, जिसमें हड्डियाँ नरम और टेढ़ी हो जाती है।
कई सारे बच्चे जिनको सही आहार नहीं मिल पाता है, उनकी हड्डियां टेढ़ी और नरम हो जाती है, थोड़े से चोट पर भी हड्डियां टूटने का डर हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले कैल्शियम असंतुलन के कारण से यह बीमारी होता है, जिसको रिकेट्स कहा जाता है। मुख्य रूप से चाइल्डहुड में यह बोन डिसऑर्डर बन जाता है कई सारे बच्चों में, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से हो। 9 नंबर सवाल बेहद आसान है, 10 नंबर थोड़ा सा आपको कठिन मिलेगा। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, स्कर्वी किस चीज़ की कमी से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर सी हो जाएगा। स्कर्वी मसूड़ों से खून आना, थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, या विटामिन सी की कमी से कोलेजन निर्माण में रुकावट का कारण होता है। आपने कई सारे लोगों को देखा है क्या कोलेजन लेते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं या जिनको अपना स्किन बहुत ग्लो करवाना होता है, उनको देखा होगा आपने कोलेजन पाउडर वगैरह, बड़े महंगे आते हैं ये सब, हज़ार रुपए के छोटे छोटे डिब्बे आती हैं और लोग लेते हैं इस चीज़ को क्योंकि ग्लो आता है, उसके अलावा थोड़ा सा मजबूती, थकान नहीं मिलती है भाई, और शरीर में ताकत भी रहता है। तो जिम वाले अक्सर इसको उपयोग करते हैं। तो कोलेजन जो होता है उसका निर्माण रुक जाता है स्कर्वी के कारण से। तो स्कर्वी मसूड़ों से खून आना, थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, विटामिन सी की कमी से कोलेजन निर्माण में रुकावट होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? अब इसका ज़रा हल निकालिएगा, इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज विच टाइप ऑफ अनीमिया, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। एनीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त अल्पता कहते हैं इसको, ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड डिफिशियंसी जिनमें हो जाता है, कमी हो जाता है, उसी को कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, आदिवासियों में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पार्नीसियस एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया या हीमोलिटिक एनीमिया। अब इसका आंसर निकालिएगा, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कठिन सवाल है, मॉडरेट स्तर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात पार्नीसियस एनीमिया जो होता है वह इसी की कमी से होता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, RBC के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से RBC का सही निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे पार्नीसियस एनीमिया होता है। इसके कारण से ब्लड की कमी हो जाएगी और ये जो एनीमिया है वो इसी के कारण से बनता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का निर्माण, एंटीऑक्सीडेंट, हड्डी का निर्माण, या तंत्रिका की सुरक्षा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी सुरक्षा। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। विटामिन ई का मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई क्या होता है? क्या होगा इसका आंसर? आपने निकाला होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करवाना। जब पूरा स्लाइड ख़त्म होगा, जितने भी सवाल आज हम लोग करेंगे, उसके बाद अपना स्कोर ज़रूर ही बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, कितने आपने नेगेटिव लगाए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में नेगेटिव है बंधुओं। मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ AEDO के लिए, आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी तो प्राइस भी मैंने कम कर दिया है, उसमें भी यही चीज़ होता है, उसमें भी आपको स्कोर मिलता है अंत में। तो कितना आप नेगेटिव लगा रहे हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में भी आपको स्कोर आपका मायने रखता है पास करने के लिए। और कंपटीशन नेक टू नेक होने वाला है, क्योंकि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। उसमें से अगर 50% भी एग्ज़ाम देते हैं, 5 लाख भी देते हैं, जो कि बहुत कम मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन। आज तक के BPSC के इतिहास, बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई है तो यही होने वाला है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको कीजिएगा। और अगर आपको जुड़ना हो AEDO के लिए, क्विज़ के लिए, डेली शाम में 6 बजे से क्विज़ होता है। 100 MCQ डेली आपको मिलेंगे। लिंक पर क्लिक करोगे आपको सारा MCQ मिलेगा। क्लिक करके उसका आंसर निकालेंगे, लास्ट में आपको स्कोर मिलेगा और उसके बाद से उसका PDF भी आपको मैं दे देता हूं, ताकि आप रिवाइज भी करें। तो जुड़िएगा। GS आपको फिर कहीं भी नहीं कुछ करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के भी सेट में देता हूं। ओके, एंटीऑक्सीडेंट है ये। विटामिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स द्वारा होने वाले नुकसान से बचाता है। यह त्वचा के स्वास्थ्य में भी सहायक होता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। इसलिए विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। धूप से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जैसे तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें अक्सर इसकी कमी हो जाती है, तो इसका आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है।
इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप धूप में रेगुलर नहीं जा रहे तो फिर बाद में आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ जाएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कई सारी समस्याएं होती हैं। इसके कारण से यह बेहद ज़रूरी होता है। हड्डियों में दर्द होता है, थकान ज़्यादा होगी, आपको कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा, आपको एक अलग सी सुस्ती आ जाएगी विटामिन डी की कमी से। तो यह बेहद ज़रूरी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये भी होता है कि सुबह के 11 बजे से पहले का जो धूप होता है ना, उसी में यह आपको सही से मिल पाता है। पेलाग्र किसकी कमी से होता है? पेलाग्र इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 जिसको नियासिन कहा जाता है, विटामिन B1, विटामिन ए एंड विटामिन डी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेलाग्र किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 जिसको नियासिन कहा जाता है उसकी कमी से होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। पेलाग्र को 3D रोग भी कहा जाता है, डर्मेटिस्ट यानी कि त्वचा रोग, डायरिया, दस्त और उसके अलावा डिमेंशिया यानी कि मति भ्रम। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इस सब को मिलाकर के पेलाग्र बनता है, इसीलिए इसको 3D रोग कहा जाता है। पेलाग्र इज ऑल्सो नोन एज 3D डिजीज, जिसमें त्वचा, उसके साथ साथ दस्त यानी कि पेट और उसके साथ साथ मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बेहद आसान सवाल, सेल बायोलॉजी का वो सवाल जो सबको याद होता है, कुछ नहीं तो एक चीज़ बोल के आ जाना है। क्या होता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, इतना याद रखना है। आगे पीछे का भूल जाना है कि क्या होता है पावर हाउस, क्यों कहा जाता है, ATP क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, वसा से होता है भाई ज़्यादा कि कार्बोहाइड्रेट से होता है, ये सब कुछ भूल जाना है। बस एक चीज़ याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ सेल होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बेहद आसान सवाल है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज के अपघटन से ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। चूँकि अधिकांश ऊर्जा यही बनता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अधिकांश ऊर्जा कहा जा रहा है, 100% ऊर्जा नहीं कहा जा रहा है। ओके, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन जो डायबिटीज़ में आपको इंजेक्शन देना पड़ता है, तो अग्नाशय से यह उत्पन्न होता है, अग्नाशय से उत्पन्न होता है। और जब इस शरीर में यह अपने आप उत्पन्न होना बंद हो जाता है ना बंधुओं, पैनक्रियाज से अपने आप अगर इंसुलिन उत्पन्न होना बंद हो जाए तो आपको बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो वैसे लोग जो बहुत टाइट बेल्ट पहनते हैं, बहुत टाइट से बेल्ट बांधते हैं, कमर पर बहुत तेज़ कपड़ों को बांधते हैं, या फिर जिनका पेट बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से पैनक्रियाज जो है यह दब जाता है, और इसके दबने से भी इंसुलिन का स्राव कई बार कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि ज़्यादा टाइट कमर बांध के कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह नुकसान करता है आपको पैनक्रियाज को, जिसके कारण इंसुलिन जैसी चीज़ें उत्पन्न हो सकती। एक दिन में नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में अगर आप वो चीज़ परफॉर्म करते रहते हैं तो उसके कारण से यह होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का निर्माण उससे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पैनक्रियाज हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करती हैं। इसकी कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज़ हो जाता है इसकी कमी से। इसको ज़रूर याद रखिएगा। पादप कोशिकाओं में जो प्लांट्स होते हैं, कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? ऐसी कोशिकाएं, ऐसा कौन सा अंग है जो पादप कोशिकाओं में तो होता है लेकिन एनिमल जो सेल है उसमें नहीं पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। न्यूक्लियस भी होगा, राइबोसोम्स भी होगा, सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति जिसको कहा जाता है, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसी के कारण से प्लांट्स को मजबूती मिलती है। स्तंभ नुमा जो मजबूती आप देखते हैं प्लांट्स की, वो प्लांट्स के कोशिका भित्ति के कारण से, सेल वॉल के कारण से ही मिलता है उनको। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। पौधों में सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज से बनी कठोर परत होती है। यह पौधों को आकार और सुरक्षा देती है, आकार भी देती है और उनको सिक्योरिटी भी देती है। यह सवाल प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेल वॉल का क्या काम होता है।
जानवरों की कोशिका में केवल लचीली झिल्ली होती है जिसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। एनिमल सेल लैक ए सेल वॉल एंड ओनली हैव ए फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप जानवरों में भी सेल वॉल होते तो वो भी पेड़ पौधे जैसे कठोर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सेल वॉल हो जाएगा। इसका भी आंसर निकालिएगा। एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में अधिक स्रावित होता है? एड्रेनालिन इज रिलीज मोर ड्यूरिंग विच कंडीशन? नींद के समय जब आप सो रहे होते हैं, फियर या स्ट्रेस के समय में, भोजन के बाद, या रेस्ट पोजीशन में जब आप होते हैं तब इसका स्राव ज़्यादा होता है। एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में अधिक स्रावित होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। फियर या स्ट्रेस की कंडीशन में जब आप हैं तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है फाइट और फ्लाइट, मतलब या तो लड़ो या तो भागो, इस हार्मोन को कहा जाता है एड्रेनालिन हार्मोन, जो डर, तनाव या आपात स्थिति में तेज स्रावित होता है। यह हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण से आपको कहा जाता है कि स्ट्रेस मत लीजिए। जब आपको कहा जाता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए, बहुत ख़राब होता है। अभी रिजल्ट नहीं आया, स्ट्रेस में डूब करके और शरीर खराब कर लिया। मुझे पता है रिजल्ट नहीं आना कोई छोटी घटना नहीं होती है, लेकिन एक बार शरीर गया ना हाथ से तो और कुछ बचता ही नहीं है जीवन में। ना पैसा काम आएगा, ना पढ़ाई काम आएगा। इसलिए यह बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है। अर्थात ब्लड का प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होता है? शरीर में अचानक से बहुत तेज़ी गति से ऊर्जा विस्फोटित होती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा ताकत का अनुभव करने लग जाते हैं। बीपी हाई होने से नींद नहीं आती, कई सारे लोगों को बीमारी होती है। एड्रेनालिन हार्मोन जो है डर, तनाव या आपात स्थिति, जैसे कि बाघ देख लिया तो एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ जाएगा, तुरंत वहाँ से भागो, तो ऐसी स्थिति में यह उत्पन्न होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कोशिका के कचरे को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? कोशिका में जो वेस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, वैक्यूल, या जिसको वैक्यूल भी कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन निकालिएगा। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइजोसोम्स का यह काम होता है। लाइजोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको कहा जाता है। यह खुद को भी पचा लेता है कई बार, जो क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को तोड़ करके नष्ट करते हैं। इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि भाई खुद से भी यह खुद को क्या करता है, जब यह खराब होने लग जाता है, जब यह वेस्ट के कंडीशन में आ जाता है तो खुद से ही खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। लाइजोसोम्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का बढ़ जाना भी बीमारी है, थायराइड का कम हो जाना भी बीमारी है, डायबिटीज एंड रिकेट्स। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन, कुछ चीज़ें आपको सिमिलर लगेंगी। आयोडीन, थायराइड, थायरॉक्सिन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, एक होता है हाइपो, है ना। एक में क्या होता है, एक में शरीर का वजन आपका बढ़ जाएगा, थायराइड होगा, तो एक में शरीर का वजन कम हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में बनता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है, जिससे वजन घटना, धड़कन तेज होना और घबराहट होती है। इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। और अगर इसका ठीक उल्टा कर दें, थायरॉक्सिन अधिक मात्रा की जगह पर कम मात्रा कर दें तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। जब आप कुछ भी खाएंगे तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। आपने किसी को देखा होगा दिन भर खाते रहता है तो भी उसका वज़न नहीं बढ़ता है। किसी को देखा होगा पानी पीने पर भी वज़न बढ़ जाता है। तो उनके अंदर यही है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मेटाबॉलिज्म कम होने से क्या होता है? बहुत तेज़ी गति से वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन उनमें बहुत कम हो गया है। वहीं पर थायरॉक्सिन हार्मोन जब सही रहता है तब आप खाइए और आपके शरीर में पाचन भी सही प्रकार से होगा। ना तो ज़्यादा तेज़ी से मोटापा बढ़ेगा, ना तो ज़्यादा तेज़ी से मोटापा कम होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। हाइपर एंड हाइपो बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। शब्द को ज़रूर याद रखिएगा। याद करने का तरीका ढूंढ लीजिएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के है। ये तो अभी हमने किया, ये रिपीट है सवाल, रिपीट नहीं है, सवाल अलग तरीके से पूछा गया है। विटामिन के लीवर में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन इसको कहा जाता है,
ज़रूर याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है आपसे कि निर्माण में आवश्यक होता है, इसकी कमी से मामूली चोट पर भी काफ़ी समय तक खून बह सकता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसका आंसर विटामिन के हो जाएगा। अगला सवाल है कि लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। यह गूगल का टाइप एरर है, ये आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है। संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का बनाना, पानी को अवशोषित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आरबीसी हीमोग्लोबिन में होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। यह आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अभी हमने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको लाइजोजोम्स कहा जाता है। लाइजोजोम जो कोशिका के अंदर के जो वेस्ट होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। जब यह खुद भी वेस्ट बनता है तो खुद से खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, लाइजोजोम्स हो जाएगा। लाइजोजोम्स कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है और कई सारे लोगों को आसान भी लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को कठिन भी लग सकता है जो भूल गए होंगे बायोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। बहुत सारे हार्मोन का यहाँ से सिक्रीशन होता है। वैसे इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है हमारे शरीर में। इसका आंसर हो जाएगा बी अर्थात लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है, तो ग्लैंड है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करता है और मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपका लीवर फैटी है तो बहुत तेज़ी गति से आपका वजन बढ़ेगा। शरीर जो है आपका मुरझाया हुआ दिखता है कई बार, तो वह फैटी लीवर के कारण से होता है। इसलिए लीवर स्वस्थ हो ये बेहद ज़रूरी होता है स्वस्थ शरीर के लिए। तो मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका यह निभाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है वह ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव रक्त ग्रुप को, ये जो आपको अजीबोगरीब से दिख रहे हैं ये गूगल का एरर है, उसने टेक्स्ट बनाने में गलती की है। खैर कोई बात नहीं, सवाल तो दिख ही रहा आपको। ओ निगेटिव जो है इसमें RH एंटीजन होता ही नहीं है। अब RH एंटीजन नहीं होने के कारण से किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, खासकर आपातकाल की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को यह दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द सेल। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कोशिका में सेल में कहाँ पर होता है, यह सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि प्रोटीन संश्लेषण सेल के अंदर में कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो यह होता है राइबोसोम्स में, बेहद ज़रूरी होता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना मतलब प्रोटीन को बनाने वाला जगह भी माना जाता है। यह जो है प्रोटीन mRNA द्वारा लाए गए आनुवांशिक कोड का उपयोग करके एमिनो एसिड को प्रोटीन की श्रृंखला में जोड़ता है। mRNA के द्वारा जो आनुवांशिक कोड लाया जाता है उसका उपयोग करके एमिनो एसिड जो होते हैं उनको प्रोटीन की श्रृंखला में जोड़ने का काम करता है। इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम्स जो होता है इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखें इसको, यह सवाल पूछ सकता है आपसे। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जो होता है किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये जो है ये जीवाणु के कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होते हैं
बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण से जो टीबी का रोग है वह होता है और यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टीबिया है, फीमर है, ह्यूमरस है, स्टेपीज है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 में से आंसर जरूर निकालिएगा। क्या पता यह सवाल आपसे पूछ ले आपके एग्जामिनेशन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फीमर जो है हमारे जांघ की हड्डी जो होते हैं मानव शरीर की एक सिंगल पीस की सबसे लंबी हड्डी, सिंगल पीस की सबसे लंबी हड्डी यही होती है। सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, कूल्हे को घुटने से जोड़ती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन शायद पीछे छूटा, देखते हैं क्या है। हाँ, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है इनमें से? तो बेहद आसान सवाल है ये तो। सेरिब्रम, ये सभी को पता होगा। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सोचना, जो आप सोचते रहते हैं, यादाश्त, भाषा और स्वैच्छिक क्रियाएं जो कई सारे होती हैं वो सब के सब इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सोचना या फिर अत्यधिक सोचना, कई सारे लोगों को बीमारी होती है ओवर थिंकिंग की, कि बैठ करके सोचे जा रहे हैं, घंटों से बैठ करके ऐसे सोच रहे जैसे आज भगवान बुद्ध बन ही के उठना है, आज सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना है। ऐसे लोगों का बड़ा ही कठिन हो जाता है रूटीन का पालन करना, पढ़ भी नहीं पाते हैं, किताब खोले रहते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग में डूबे हुए रहते हैं। चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके देखने की उनकी आदत हो जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, इसीलिए मैंने बताया है ये। कृपया थोड़ा सा योग प्राणायाम वगैरह करें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? पहले हमने पढ़ा सबसे बड़ी कौन सी थी? तो फीमर कहा जाता है इसको। हमारे जांघ की हड्डी होती है जो सिंगल में एक पीस में सबसे बड़ी हड्डी होती है। वहीं पर सबसे छोटी हड्डी पटेला, इनकस, स्टेपीज या फिर फीमर। 4 ऑप्शंस फिर से आ गए। फीमर को तो पहले ही काट देंगे हम लोग भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं इसमें से आंसर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज होते हैं। यह स्टेपीज या रकाब हड्डी कहा जाता है, मध्य कान में यह स्थित होता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको जरूर याद रखना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? बहुत आसान सवाल आ गया है तो बीच में। एडीज मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, मच्छर नर है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मलेरिया किसके काटने से होता है? आंसर सभी सवालों का निकालना है कॉपी कलम लेकर के, फिर बाद में जोड़ना है कि आसान सवालों में भी मेरे ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं क्या। साइंस 71 के बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया किसी ने, तो साइंस और करंट अफेयर ने किया है। एईडीओ में फिर से आपकी वही हालत ना हो, इसलिए कुछ तो सुधार करेंगे आप, इसलिए ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो बिल्कुल ईयरफोन लगा के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकाग्रता कम बनता है। क्या करना होता है? कॉपी कलम ले लीजिए, हर सवाल का आंसर निकालिए, फिर अंत में निगेटिव कैलकुलेट कीजिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेहद आसान सवाल। मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को मनुष्य तक पहुंचाती है, जिससे मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम को भी याद रखना है और मादा एनोफिलीज मच्छर को भी याद रखना है। यह वाहक का काम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिट्स का काम करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कच्चा माल रॉ मटेरियल क्या है? यह पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन एवं शर्करा। क्या फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या उसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, नाइट्रोजन और प्रोटीन, क्लोरोफिल और ग्लूकोज। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर जरा निकालिएगा। ये तो कठिन सवाल है कि आसान सवाल है भाई? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, तभी तो पेड़ हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO और जड़ों से H2O लेते हैं और का उपयोग करके भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। तो यानी कि लेते क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, जो देते हैं हमें बदले में वह ऑक्सीजन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा।
शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। क्या रिकेट्स होगा? क्या स्कॉर्बी? एनीमिया? एनीमिया किसकी कमी से होगा? आयरन की कमी से होता है। रक्त अल्पता जिसको कहा जाता है। स्कॉर्बी तो विटामिन सी हमने देखा है। विटामिन रिकेट्स किसकी? तो भाई विटामिन डी की कमी से मुख्य रूप से होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा गॉइटर या घेंघा रोग जिसको कहा जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बेहद आवश्यक होता है और पूरे जीवन में आपको मात्र 1 चम्मच आयोडीन चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसे गॉइटर कहते हैं। ज़रूर याद रखिए, गले के नीचे कई सारे लोगों का बहुत बड़ा सा बन जाता है, गॉइटर जिसको कहा जाता है, घेघा रोग जिसको कहा जाता है। यह 20 का आंसर हो जाएगा। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? एक हमने यूनिवर्सल डोनर देखा, दाता कहा जाता है जिसको। यह प्राप्तकर्ता कौन है? तो A-, O-, AB+, B+, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। A-, O-, B+ एंड AB+, 4 ऑप्शंस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा C, अर्थात AB+ जो है यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। एंटीजन मौजूद होता है RH रक्त समूह में, AB+ रक्त समूह में B और RH का, A और B दोनों का ही एंटीजन मौजूद होता है। A एंड B दोनों का एंटीजन मौजूद होता है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसलिए यह किसी भी अन्य रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, किसी भी अन्य रक्त समूह से आसानी से रक्त प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB पॉजिटिव जिनका है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं ब्लड ग्रुप के मायने में। लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? जो आपके मुंह में लार है, मुंह में लार ना हो तो बड़ी दिक्कत उत्पन्न होती है बंधुओं। कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? स्टार्च का पाचन आपके मुंह से शुरू हो जाता है। स्टार्च का पाचन शुरू हो रहा है या स्टार्च है किसी चीज़ में, वो कैसे होता है? तो जैसे रोटी आप खाते हैं बिना किसी चीज़ के, केवल रोटी खाइए तो आपको निगलने से पहले, ठीक पहले थोड़ा सा मीठापन आएगा या निगलने के बाद थोड़ा सा मीठापन आएगा, तो वही उसमें स्टार्च की वही निशानी मानी जाती है। कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है? भोजन का पाचन कहाँ से मुख्य रूप से शुरू होता है? तो हमारे मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन, लाइपेज या फिर लार एमाइलेज या ट्रिप्सिन, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा एंजाइम होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लार एमाइलेज हो जाएगा। इसका आंसर C हो जाएगा। मुंह में ही स्टार्च को माल्टोज नामक, माल्टोज भी याद रखिएगा, शर्करा का प्रकार होता है। जिस प्रकार से फ्रक्टोज वगैरह होता है, ग्लूकोज होता है, उसी प्रकार से माल्टोज होता है। यह एक सामान्य शर्करा है, इसमें वह परिवर्तित कर देता है और इसी कारण से हल्का सा मीठापन का जो आपको एहसास होता है, कच्चे मान लीजिए केवल रोटी ही खा रहे हैं तो उस दौरान वह इसी के कारण से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि इसको माल्टोज में परिवर्तित करता है, यह भी पूछा जा सकता है। लारे माइलेज तो पूछ चुका है, माल्टोज नहीं पूछा है, तो वो आपसे पूछेगा आपसे। ओके, अगला सवाल है, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम यानी कि फूड हो गया, जाइलम, कॉर्टेक्स, मेडुला, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा। तो फ्लोएम जो है यह खनिज, लवण इत्यादि का यह परिवहन करता है। जाइलम जो है यह जल का परिवहन करता है। तो इसका उत्तर B हो जाएगा। B इसका आंसर हो जाएगा। जाइलम एक संवहनीय ऊतक है, यह BPSC प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में, जो जड़ों से खनिज और जल को पौधों के ऊपरी भागों तक ले जाता है। इसका आंसर B हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, इसको ज़रूर ही याद रखें। इसका आंसर B हो जाएगा। पौधों में भोजन, ग्लूकोज का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? अभी मैंने आपको बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम, फ्लोएम, पैरेकाइमा या फिर कोलेनकाइमा, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर निकालिएगा। अभी मैंने जाइलम के बारे में आपको बताया, अब अगला है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। B इसका आंसर हो जाएगा।
फ्लोएम पत्तियाँ जहाँ भोजन बनता है से चीनी और पोषक तत्वों के पौधों के अन्य भाग जैसे जड़ और फलों तक पहुँचाने का काम करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्लोएम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के रोग किस वायरस के कारण से एड्स वायरस के कारण होता है। ये तो बेहद आसान सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर भी पोलियो वायरस, HIV वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेबीज वायरस है। बेहद आसान सवाल हो गया। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इम्यूनोडिफिशियंसी शब्द जो है यह बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है इसका मायने भाई? इम्यूनोडिफिशियंसी का मायने क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम जो है वही खराब कर देगा, इसीलिए इसको इम्यूनोडिफिशियंसी कहा जाता है। ये भी याद रख सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसी को एड्स जो है वो अटैक करता है, एड्स का वायरस, और उसी को सबसे पहले ख़त्म कर देता है, जिससे छोटी से छोटी फीवर भी, बीमारी भी आपके शरीर से जाएगा ही नहीं। और यह साइलेंट किलर होता है एक प्रकार से। आपके शरीर में प्रवेश करने के 5 से 6 वर्षों तक सामान्य तौर पर इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली की टी कोशिकाओं को, यह टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद होती है हमारे, नष्ट कर देती है, जिससे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और इसी सिंड्रोम के कारण से हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ओके। आनुवांशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल, DNA कोशिका के किस भाग में स्थित होता है? बेहद आसान सवाल। राइबोसोम्स, उसके अलावा कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियस, या एंडोप्लाजिक रेटिकुलम जिसको कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका उत्तर निकाल लिया होगा आपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियस से मौजूद होता है, न्यूक्लियस से मौजूद होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA मुख्य रूप से नाभिक के अंदर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स में कस करके पैक होता है। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसका आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, किडनी में, कहाँ पर इसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह आपके बोन मैरो में निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला नरम उत्तक होता है जो शरीर के सभी रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला है कि वृक्क, किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मेडुला, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, मेडुला और ग्लोमेरुलस। क्या हो जाएगा? किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, वो कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो किडनी में काम करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इट फिल्टर ब्लड, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। आपके शरीर से ब्लड को फिल्टर करता है, या ब्लड को फिल्टर करने के बाद सारी इम्प्योरिटीज़ को आपके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। इसलिए डॉक्टर जब आपके यूरिन के टेस्ट करते तो उनको पता चल जाता है कि आपके शरीर में किस चीज़ की डिफिशियंसी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो किडनी में बाहर आ रही, इम्प्योरिटीज़ क्या क्या निकल रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगोर मेंडल जिसको कहा जाता है, कार्ल लीनियस को। लीनियस का नाम जानते हैं क्या? किससे जुड़ता है ये? किस साइंस से जुड़ता है? रॉबर्ट हुक का नाम सुना होगा शायद आपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स का जो जनक है, जेनेटिक्स के जो फादर हैं, वो कहा जाता है ग्रेगोर मेंडल को। मेंडल भी कहा जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इनका क्या है? तो जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है इनको। अगला सवाल जो है 42 नंबर की, प्रमुख महिला यौन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। 4 यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं।
टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और थायरोक्सिन। इंसुलिन और थायरोक्सिन तो हो ही नहीं सकता है। ए और बी में कई सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, वैसे होना तो कभी भी नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। यह महिला प्रजनन प्रणाली, द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास और नियमन के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं पर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लिए होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला है कि पुरुष प्रमुख यौन हार्मोन कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन तो महिलाओं का हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, इसको कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पुरुषों में यह मुख्य रूप से यौन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह इसको जरूर याद रखिएगा। मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी यह बेहद ज़रूरी होता है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर का उपयोग किया जाएगा क्या? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण है जिसका उपयोग धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त के दबाव मापने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, जॉन्डिस मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जॉन्डिस मेनली अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? पीलिया, शरीर पीला पड़ जाता है बिल्कुल ही। किडनी, हृदय, यकृत, फेफड़े। इसका 4 ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीवर, अर्थात यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रक्त में बिलिरुबिन के जमाव के कारण से यह बीमारी होता है, जिससे लीवर के ठीक से न काम करने पर होता है। यह बीमारी बिलिरुबिन को संसाधित करता है यह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। खसरा, मीजल्स रोग किसके कारण से होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस और कवक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी ने इसका आंसर भी निकाला होगा। 50 तक हम लोग इसमें एमसीक्यू करेंगे। 50 हैं इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वायरस के कारण से होता है। खसरा, मीजल्स वायरस के कारण से होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। इसे MMR वैक्सीन से रोका जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वायरस के कारण से होता है। और MMR वैक्सीन भी याद रखें, क्योंकि अगली बार यह प्रीलिम एग्जाम में आपसे MMR वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है। मानव शरीर के तापमान नियंत्रण में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? विच ऑर्गन प्ले ए मेजर रोल इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल? आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन सा अंग जो है वो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है? हृदय, किडनी, स्किन, प्लीहा। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर त्वचा हो जाएगा। त्वचा पसीने के वाष्पीकरण के द्वारा शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगली सवाल है पर चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से बनने वाले बाई प्रोडक्ट क्या हैं? उप उत्पाद क्या हैं? उप उत्पाद क्या हैं? ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा O2। ऑक्सीजन जो है यह इसका बाई प्रोडक्ट होता है। C6H12O6 जो होता है, इससे क्या बनता है भाई? O2 और जल का उत्पादन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? बेहद आसान सवाल है ये सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, यह 60 से 100 धड़कन पर मिनट होती है। वहीं पर अगर बाघ आ जाए सामने तो फिर बढ़ जाएगा इसका धड़कन, है ना। और नॉर्मली 60 to 100 ही होती है, कभी ये रुकती नहीं है। जिस दिन रुकती है उसके बाद सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। शरीर के घावों को भरने में वृद्धि, ग्रोथ के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होता है? शरीर में कोई घाव है, धीरे धीरे करके वह नॉर्मल जो होता है, उसके लिए कौन सा सेल डिवीज़न होता है? यह पूछा जा रहा है। माइटोसिस, मियोसिस, फिजन या फिर कन्जुगेशन जिसको कहा जाता है, युग्मन जिसको कहा जाता है, कंजुगेशन जिसको कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? और आज का आखिरी सवाल यही है, इसका आंसर जरूर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाई डिवीज़न होता है शरीर में?
इसका उत्तर हो जाएगा माइटोसिस, इसको कहा जाता है। समसूत्रण हिंदी में भी याद रखें, समसूत्रण कहा जाता है, इसको समसूत्रण कहा जाता है। समसूत्रण एक कोशिका विभाजित होकर के दो समान डॉटर सेल में बन जाती हैं वो। यह कोशिका विभाजन शारीरिक वृद्धि, शारीरिक क्षतिग्रस्त ऊतक को रिपेयर करने, मरम्मत करने, घाव वगैरह को भरने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ADO क्विज में अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी को, जैसा भी लगा हो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। थैंक यू सो मच।